2025 में तमाम उठापटक और बड़े फैसलों के बाद अब सबकी नजर टिकी है नए साल पर। 2026 कैसा रहेगा और इस बात पर भी कि नए साल का पहला बड़ा इवेंट यानी यूनियन बजट कैसा रहने वाला है। क्या आम लोगों को कोई सौगात मिलने वाली है? और अब जब हम बजट की बात कर रहे हैं तो एक सरसरी नजर में ये समझने की कोशिश भी कर लेते हैं कि बीते 11 साल में बजट की शक्ल किस तरह से बदली है और इन बजटों से देश की इकोनॉमी में क्या बदलाव आए हैं। 11 साल इसलिए क्योंकि 2014 में बड़ा बदलाव हुआ था। देश में सरकार बदली और तब से अब तक मोदी सरकार ही बजट पेश कर रही है। तो चलिए इन 11 वर्षों में आए सभी बजट की खास बातें जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव और आप देख रहे हैं मनी 9 की बजट पर खास सीरीज। तो चलिए शुरुआत करते हैं 2014 से ही। नई सरकार का पहला बजट जिसे पेश किया वित्त मंत्री अरुण जेटली ने, और उन्होंने दी खुशखबरी। इसमें टैक्स पेयर्स के सबसे फेवरेट सेक्शन यानी सेक्शन 80C, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करके उस इन्वेस्टमेंट की राशि पर छूट लेते हैं, वो 1 लाख थी तब। इसे 2014 के बजट में 1.5 लाख रुपए पर पहुंचा दिया गया। साथ ही में बेसिक इनकम टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट को भी बढ़ाया था सरकार ने। सामान्य टैक्स पेयर के लिए ये 2 लाख थी, जिसे बढ़ाकर 2.5 लाख कर दिया गया, और सीनियर सिटीजन के लिए 2.5 लाख से इसे बढ़ाकर 3 लाख रुपए पर पहुंचा दिया गया। साथ ही में एक और छूट मिली, घर खरीदने के लिए टैक्स छूट की लिमिट को बढ़ा दिया गया। सेक्शन 24 के तहत होम लोन पर जो आप ब्याज अदा करते हैं उस पर 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिलती थी। इस लिमिट को 2014 के बजट ने 2 लाख रुपए पर पहुंचा दिया। अब बात करते हैं 2015 की बजट की, जिसमें हमें लगता है कि सरकार ने सेविंग और इंश्योरेंस पर फोकस किया। एनपीएस की छूट के लिए एक अलग से सेक्शन बनाया गया। पहले एनपीएस की छूट सेक्शन 80C के लिमिट में ही तय होती थी, यानी सेक्शन 80C में आप बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करते थे, उसी में एनपीएस भी एक हुआ करता था। लेकिन बजट 2015 में ये बात बदल गई। अलग से एक सेक्शन 80CCD 1B तैयार किया गया और एनपीएस निवेश पर 50,000 रुपए की अतिरिक्त टैक्स छूट मिलने लगी। ये छूट 80C की 1.5 लाख की लिमिट से अलग थी। स्वास्थ्य बीमा को बढ़ावा देने पर भी जोर दिखा और सेक्शन 80D के तहत सामान्य टैक्स पेयर के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम की छूट 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दी गई। सीनियर सिटीजन के लिए 20,000 से 30,000 रुपए। बेटियों की शिक्षा और भविष्य की सुरक्षा पर ध्यान देते हुए सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश की इंटरेस्ट इनकम को टैक्स फ्री कर दिया सरकार ने। अब आते हैं 2016 के बजट पर। यहां पर भी एक छूट जो है उसकी खूब चर्चा हुई और वो थी सेक्शन 87A की रिबेट। ये 2,000 रुपए मिला करती थी तब, लेकिन इसे बढ़ाया गया 2016 में और 5,000 रुपए कर दिया गया। साथ ही में होम लोन पर भी हमने एक बड़ा बदलाव देखा। सेक्शन 80EE के तहत पहली बार घर खरीदने वाले यानी फर्स्ट टाइम होम बायर्स को 50,000 रुपए का अतिरिक्त डिडक्शन दिया गया। साथ ही कई लोग नौकरी करते हैं लेकिन एचआरए नहीं लेते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए सेक्शन 80GG के तहत पहले किराए पर छूट 24,000 रुपए सालाना थी, जिसे इंक्रीज किया सरकार ने और 60,000 रुपए तक की छूट देने लगी। अब बात करते हैं 2017 का बजट। 2.5 से 5 लाख रुपए की आय पर टैक्स रेट को घटाया। पहले इस आय वर्ग पर टैक्स रेट 10% था, लेकिन बजट 2017 में टैक्स रेट को घटाकर 5% पर ला दिया गया। अब बात करते हैं 2018 के बजट की। इसमें एक खुशखबरी मिली, एक पुरानी छूट वापस आई और वो थी स्टैंडर्ड डिडक्शन। जी हाँ, 40,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन की हमने वापसी देखी, लेकिन बदले में मेडिकल रीइंबर्समेंट और ट्रांसपोर्ट अलाउंस को हटा दिया गया। इसके अलावा एक और छूट मिली। सेक्शन 80TTB के तहत सीनियर सिटीजन्स के लिए ब्याज आय पर राहत को बढ़ाया। पहले ये छूट 10,000 रुपए तक थी, बाद में 2018 में इसे बढ़ाया गया और 50,000 रुपए कर दिया गया। 2014 से पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर टैक्स नहीं लगता था, यानी अगर आपका निवेश लॉन्ग टर्म के लिए आपने इसे होल्ड किया है तो इस पर हुए कैपिटल गेन्स पर 0 टैक्स हुआ करता था। 2014 से ये बात बदल गई और लॉन्ग टर्म प्रॉफिट पर टैक्स लगने लगा था। 2018 में सरकार ने क्या किया कि 1 लाख रुपए तक के LTCG को टैक्स फ्री रखा और उसके ऊपर जो आपको प्रॉफिट होगा उस पर 10% LTCG टैक्स लगाया गया।
इस बजट में सेस में भी बढ़ोतरी हुई थी। पहले ये 3% था, अब 2018 में 4% कर दिया गया था। अब आते हैं 2019 चुनावों से पहले अंतरिम बजट पेश हुआ। ये बजट तत्कालीन कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने पेश किया था। सरकार ने मिडिल क्लास को एक बड़ी सौगात दी थी। इस बजट में सबसे बड़ा ऐलान ये हुआ था कि सेक्शन 87A के तहत जो रिबेट मिलती है उसे बढ़ा दिया गया था और ये रिबेट अब 12,500 रुपए कर दी गई थी। इसकी वजह से 5 लाख रुपए तक की टैक्सेबल इनकम वालों को पूरी तरह से टैक्स छूट मिल जाती थी। 2018 में जो स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 किया था, सरकार ने उसे फिर बढ़ाया और 50,000 रुपए कर दिया। 2019 के चुनाव जीतने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया था बजट। एक नया सेक्शन 80EEA जोड़ा गया और इसके तहत पहली बार घर खरीदने वालों को होम लोन के ब्याज पर अतिरिक्त 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिलने लगी। अब ये छूट 3.5 लाख तक पहुंच गई है। इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर मिलने वाले लोन के ब्याज पर 1.5 लाख रुपए तक की छूट भी दी गई। अब बढ़ते हैं 2020 के बजट की तरफ, जो बहुत अहम बजट है क्योंकि इस बजट में आर्थिक सुधार और टैक्स सिस्टम को आसान बनाने की कोशिश की गई और सबसे बड़ा बदलाव हुआ ऑल्टरनेटिव टैक्स स्ट्रक्चर। सरकार ने इंट्रोड्यूस किया न्यू टैक्स रिजीम और इसमें टैक्स स्लैब कम रखे गए, लेकिन ATC, HRA, LTA जैसे जितने डिडक्शन हैं उन सबको हटा दिया गया। यानी डिडक्शन लेस कम टैक्स रेट वाली रिजीम आ गई थी हमारी और आपकी जिंदगी में। तो सीधे हम अभी तक एक टैक्स सिस्टम को फॉलो करते थे, लेकिन 2020 से हमने सीखा कि एक है ओल्ड टैक्स रिजीम और एक है न्यू टैक्स रिजीम। अब बात करते हैं 2021 के बजट की, जिसमें एक आसानी मिली। आसानी किसे मिली? उन लोगों को जिनकी उम्र 75 साल से ज्यादा थी और उनकी इनकम सिर्फ पेंशन और बैंक ब्याज से थी, तो उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पूरी तरह से छूट मिल गई। इस कदम से सीनियर सिटीजन को कागजी कामकाज और टैक्स बोझ से राहत मिल गई। अब आते हैं 2022 के बजट पर। क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल एसेट पर पहला स्पष्ट टैक्स कानून लागू किया गया। क्रिप्टो करेंसी के फायदे पर सीधे 30% टैक्स लगाया गया। मतलब था कि अगर कोई क्रिप्टो में ट्रेड करता है, सेल करता है और उसे मुनाफा होता है तो वो टैक्सेबल होगा। इसके अलावा किसी भी क्रिप्टो ट्रांजैक्शन पर 1% का TDS भी लागू किया गया। बजट 2023 में 7 लाख रुपए तक की इनकम पर रिबेट दी गई। नई टैक्स व्यवस्था में स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी शामिल कर दिया गया। हाई इनकम वालों पर लगने वाला सरचार्ज 37% से घटाकर 25% किया सरकार ने। बजट 2024 में सबसे बड़ा बदलाव था स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाना और इसे सरकार ने 75,000 रुपए कर दिया था, यानी बड़ी बचत का रास्ता खोला था। लेकिन ध्यान रहे, ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ी थी वो केवल और केवल न्यू टैक्स रिजीम के लोगों के लिए ही थी। यानी अगर आप पुरानी टैक्स व्यवस्था में जा रहे हैं तो आपके लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 ही रही। बजट में फैमिली पेंशन डिडक्शन भी पेश किया गया। अब जो लोग फैमिली पेंशन पाते हैं उनके लिए 25,000 रुपए तक की छूट मौजूद है। बजट 2025 में सरकार ने अभी तक की सबसे बड़ी टैक्स छूट का ऐलान किया। अगर आपकी कमाई 12 लाख रुपए तक है तो आपको 60,000 रुपए का टैक्स रिबेट मिल रहा है, 87A रिबेट। यानी आप 12 लाख रुपए तक की कमाई करते हैं तो आपका टैक्स होगा 0। लेकिन हाँ, 12 लाख से ऊपर अगर आपकी कमाई जाती है तो आप इस रिबेट का फायदा नहीं उठा पाएंगे, फिर आपको सीधे सीधे हर इनकम स्लैब पर टैक्स देना होगा। लेकिन बढ़ी हुई ये 87A रिबेट की छूट जो है वो केवल और केवल न्यू टैक्स रिजीम को अपनाने वाले टैक्स पेयर्स के लिए है। अगर आप पुरानी टैक्स रिजीम को फॉलो करते हैं तो आपके लिए 87 रिबेट वही रहेगी, यानी 5 लाख तक की इनकम पर 12,500 रुपए की रिबेट आपको मिलेगी। तो हमने ये कोशिश की मोदी सरकार के 2014 से लेकर अभी तक के हर बजट में ये समझने की कि इसने आपकी जेब पर किस तरह का असर डाला है। बात ये पुरानी हो गई है, अब इंतजार है 2026 के बजट का। तो अब देखना होगा कि बजट 2026 में सरकार क्या आपकी उम्मीदों को पूरा करेगी। और बजट से जुड़े हर अपडेट को मनी 9 आप तक लेकर आता रहेगा। और हम अपने कमेंट सेक्शन में ये भी चाहते हैं कि आप जरूर लिखकर बताएं कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है इस बजट से। देखते रहिए मनी 9।